सीबीएसई और सीयूईटी की जो पढ़ाई करने का तरीका है उसमें काफी डिफरेंस है। जैसे कि पहली बात, सीबीएसई के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत डिस्क्रिप्टिव होके करते हैं, डिटेल में, क्योंकि हमें डिटेल में आंसर लिखना होता है, हमें हेडिंग के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करनी होती है। लेकिन सीयूईटी में हमारा क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है तो हमें अपने कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, हमें अपनी रीडिंग हैबिट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक एक वर्ड से क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है। उन्होंने बोला ये चाहिए, डेबिट चाहिए, नॉट टू बी इंक्लूडेड या इंक्लूडेड, ऐसे एक एक वर्ड से हमारे आंसर्स चेंज हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, समझ रहे हो? तो इस तरह के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी पढ़ाई में तुम्हें प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने शॉर्टकट्स ले सकते हो उतना लेना है, जितने आप कैलकुलेशंस हवा में कर सकते हो उतनी करनी है, ठीक है? तो इसलिए सीयूईटी के लिए आपको जो सिटिंग लेनी है, जब मैं ये कहती थी बोर्ड्स के लिए कि अपने अंदर 4 आवर्स का सिटिंग स्टैमिना जनरेट करो, तो मैं अब ये कह रही हूँ कि नहीं, 4 आवर्स का नहीं मत करो, चाहे 1-1 घंटे का करो। 1 घंटे में 60 क्वेश्चंस, फिर टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, फिर उनके आंसर्स को टैली करो कि हमने जो 60 क्वेश्चंस किए हैं उनके की से आंसर्स टैली किए, फिर जो गलत हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो कि हमारे क्यों गलत हुए हैं। तो इस तरह से एक सेट ऑफ 60 क्वेश्चंस करने में आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे। 2 घंटे तो आराम से लगेंगे। कैसे? 1 घंटा, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर आंसर्स टैली करने में 15 मिनट तो लगेंगे, 10-15 मिनट, फिर उन कॉन्सेप्ट्स को करने में और आधा घंटा जो गलत हुए हैं, तो कुल मिला के 2 घंटे। तो अगर आप एक दिन में 3 वर्कशीट्स करते हो, कितनी, 3 सब्जेक्ट्स की, अपने पास ये रख लो कि मुझे 3 वर्कशीट्स की रोज करनी है, तो वो 3 वर्कशीट्स का मतलब है 6 घंटे तो यूं ही चले गए। तो नंबर ऑफ आवर्स, अगर हम बोर्ड्स के लिए कह रहे थे कि 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई करनी जरूरी है मिनिमम, तो सीयूईटी के लिए भी 6 to 8 आवर्स की करनी जरूरी है। नंबर ऑफ आवर्स उतने ही जा रहे हैं, बट पहले हम कह रहे थे 4 आवर्स करो, फिर एक ब्रेक लो, फिर 3 आवर्स का करो, फिर एक ब्रेक लो, फिर 2 आवर्स करो, ऐसे करके। लेकिन अब हम कह रहे हैं नहीं, 1 आवर करो, 15 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर उसे कंप्लीट करो, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लो, आधे घंटे का ब्रेक लो आराम से, फिर दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस उठाओ। तो यानी कि 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस को करने में आधे घंटे का, 1 घंटे का ब्रेक ले लो। तो अपने पास एक बना लो कि मुझे एक सुबह उठते ही कर लेना है, एक मुझे दोपहर में करना है, फिर शाम में करना है, फिर रात में करना है। डेली आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है। जिनके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो में एक हैबिट बना लो कि हमें डेली रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस करने हैं, क्वांट के 15 क्वेश्चंस करने हैं। हमें करंट अफेयर्स, तुम्हें एग्जाम से 30 डेज पहले तक के आते हैं। 8 मई से एग्जाम स्टार्ट है तो 8 अप्रैल के बाद के करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाएंगे उसमें, लेकिन उससे पहले के पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। एंड करंट अफेयर्स होती है डायनामिक जीके, एक होती है स्टैटिक जीके। ये आपको किसी भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा पॉइंट, कि आपकी जो डायनामिक जीके है वो उसी से ही स्टैटिक जीके के पॉइंट्स निकलते हैं। जैसे कि मान लो इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने यहाँ पे विजिट किया, तो जिस जगह विजिट किया उससे रिलेटेड कोई बेसिक फैक्ट्स होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, समझ रहे हो? तो स्टैटिक जीके उसी से निकल कर आती है, समझे? तो इस तरह से अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाना होगा और उसके हिसाब से पढ़ना होगा। फाइन, अब आप लोग अपना करो, मैं इन लोगों को इकोनॉमिक्स करा रही हूँ। अब जो हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या आता है? इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब हुआ कि हम किसी फर्म को, किसी कस्टमर को या किसी इंडस्ट्री को हम स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें यही टॉपिक्स करने हैं। स्पाइरल में मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, तुम लोग स्पाइरल फिलहाल तो ये देख सकते हो, दोनों लोग चेक तो कर ले, अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखो वॉल्यूम भी है, चार्जिंग भी है, वायर भी है,
आउटपुट भी अपीयर ऑल चेक। 8 अप्रैल तो एंड डेट हो गई, इससे बात नहीं आएंगी करंट अफेयर्स। नहीं आते, इसके पहले 6 महीने बता तो रही हूँ। 6 महीने वैसे मैं दूंगी सारे करंट अफेयर्स की जिस्ट पूरी दूंगी, हैं? मैंने तो लिया नहीं है, तो 6 महीने तो ज्यादा ही है। नहीं नहीं, किसी भी दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें 1-1 साल तक का होता है, लेकिन वही तो, लेकिन बहुत, हाँ एक्चुअली में बहुत ज्यादा है। तो तभी तो हम कहते हैं, पता है जर्नल टेस्ट एक वो पेपर है जिसमें आप जितना मर्जी टाइम डाल दो कम है। तुम सोचो ना, जो यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं या जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते हैं, वो लोग पूरा 1 साल 1.5 साल कम से कम उन्हें चाहिए होता है, और वो उस 1 साल में देखा जाए तो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल, जनरल नॉलेज, यही सब की कर रहे होते हैं, और इसमें ही दिन के 8-8 घंटे लगा रहे होते हैं, और उसके बावजूद भी दे आर नॉट श्योर। कभी भी देख लो, इसकी जो भी कट ऑफ है वो 60s में जाती है, 50-60s में कट ऑफ जाना इज मोर देन एनफ। तो जाती ही नहीं है, ऐसा थोड़ा है 70, 80, 90 कट ऑफ जा रही है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कभी भी नहीं जाती। उसका कारण ये है कि आप कितना करोगे भाई, कितना। किसी का पॉलिटिकल अच्छा होगा तो किसी का ज्योग्राफी अच्छा होगा, किसी की हिस्ट्री अच्छी होगी तो किसी का कुछ अच्छा होगा, सब कुछ कैसे पॉसिबल है? तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि जहाँ पे जीटी कंपलसरी है वहां तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसमें लेके उतनी एनर्जी उसमें पुट करने का कोई मतलब नहीं है। जिसको पता है कि हमारे वो है ही नहीं, तो उसमें इतनी एनर्जी लगाने से अच्छा अपने डोमेन्स में लगाओ जिनको क्लियरली पता है कि हाँ हमें बीकॉम ही करनी है, वो अपनी पूरी एनर्जी डोमेन में, क्योंकि डोमेन का ये सिलेबस है जो तुम पिछले 2 साल से पढ़ते आ रहे हो। तुम्हें इस 1 साल में सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ वीक हो, तुम्हें उस पर प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं कह रही हूँ, जिन बच्चों को जीटी नहीं करना उनके लिए सीयूईटी एक्चुअली में आसान है। सीयूईटी एक्चुअली टफ है उन बच्चों के लिए जो जीटी कर रहे हैं। तो तुम इसका फायदा उठा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी, सोचो जो बच्चे जीटी कर रहे हैं वो अपने जिनके 4 से 6 घंटे जीटी में लगा रहे हैं, तुम्हारे पास वो भी डोमेन्स में लगाने के लिए हैं, तो तुम और भी ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो अपने डोमेन्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हारे उसमें ही परसेंटाइल 100 पे चला जाए, उसमें तो कम से कम एक्यूरेसी 100% लाओ, और उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। तुम्हें कितना भी आता हो, अच्छे अच्छे बच्चे जिनका बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर है वो यहाँ मात खा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोर्ड्स में इतना अच्छा कर लिया, उसके बाद उनको लगता है कि अरे हमने तो अच्छा सा किया ही था, तो हमें क्या जरूरत है पढ़ने की, और वो भूल जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, उनका बोर्ड का रिजल्ट बहुत नॉमिनल आता है, लेकिन उन्हें बोर्ड का एग्जाम देख के रियलिटी चेक मिल जाता है कि भाई हमने इतनी पढ़ाई की तब हम यहाँ पर हैं, तो अब हमारे पास मौका है कि हम दोबारा एक मौका मिल रहा है हमें। बेसिकली इन्हीं बच्चों के लिए सीयूईटी इंट्रोड्यूस हुआ है कि बच्चे इतना स्ट्रेस में ना आए कि अरे वो एग्जाम ही हमारी लाइफ डिसाइड कर रहा है। आपको एक मौका और मिल रहा है कि आपको वही पढ़ाई करनी है, लेकिन अब अलग अंदाज में करनी है। जो बच्चे सब्जेक्टिव में नहीं कर पाए हैं वो अब कर लो। तो बच्चे जिनका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा होता, वो बहुत नॉमिनल सा रहता है, वो लोग सीयूईटी में एक बड़ा अच्छा कॉलेज ले जाते हैं, और वो किस बेसिस पे ले जाते हैं? इसी 1-1.5 महीने की पढ़ाई पे। वो उस 1-1.5 महीने में अपना सब भूल जाते हैं, जो चीजें हम बोर्ड्स में उन्हें कहते हैं ना भूलने को, दोस्ती यारी, घूमना, मस्ती, जो मैं तब बोलती रहती हूँ, तब ऐसा लगता है कि अरे मैम तो बस रोज लेक्चर देना शुरू कर देती हैं, और बोर्ड निकलने के बाद उनकी नींद उड़ती है, उनकी भूख, सब चीज, दोस्त सब छोड़ के वो 1-1.5 महीना सिर्फ अपनी इसमें लगा देते हैं, और उसके बाद फिर पता लगता है कि वो बच्चे सीयूईटी में बेटर कॉलेज में चले गए उन बच्चों के कंपैरेटिवली जिनका बोर्ड्स में आया था। तो बात यह है कि हमें हमेशा बैलेंस रहना है, एक्सट्रीम पे कभी नहीं रहना। अगर बोर्ड में अच्छा किया है तो हमें सीयूईटी में भी अच्छा करना है, और अगर बोर्ड में खराब किया तो भी हमें सीयूईटी में अच्छा करना है, मतलब हमें सीयूईटी में अच्छा करना ही है। कहने का तात्पर्य ये। चलो, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। ठीक है, स्मॉल वेरिएबल्स हैं, इसीलिए इसे हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। मैं इसके नोट्स लिखवा नहीं रही हूं क्योंकि तुम्हें नोट्स मैंने दे दिए हैं, तुम्हें जो कुछ भी
नोट डाउन करना हो साथ साथ अपना वैसे ही कर लेना, आज तो रजिस्टर में कर लो, कल तुम्हें स्पायरल मिल जाएगी तो उसमें कर लेना चाहे, ठीक है। तो इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है किसी भी कमोडिटी का, किसी भी सर्विस का प्राइस डिटर्मिनेशन में, तो इसलिए प्राइस थ्योरी भी है। ये है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम arises due to scarcity of resources, ठीक है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है when there is resources and scarcity, when there is multiple uses और अनलिमिटेड wants and limited resources। तो ये रीजन है जो कि हमारे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रूट कॉज है, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जितनी भी हैं हम उन्हें ये कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी किसी भी इकोनॉमी की हैं, ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? अगर हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करें तो थोड़े तो बड़े होना पड़ेगा, मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं। तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम थी ना, बट ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जिसको 3 बना दिया था। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, एक तो ये प्रॉब्लम, एक हाउ टू प्रोड्यूस और एक फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि जब 11th में थे तो क्योंकि यही सिलेबस में थी तो हमने कहा सेंट्रल प्रॉब्लम से 3 होती हैं। तो उसमें विकल्प बुक में भी यही दिया है। हाँ, तो वो भी बड़े नहीं हुए ना। अब तुम्हें समझना है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स एक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एक ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है, कि हमें सिर्फ एलोकेट ही नहीं करना, हमें रिसोर्सेज की ग्रोथ भी करनी है, ठीक है, कि रिसोर्सेज किस तरह से ग्रो होंगे। और फुलर यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज को सिर्फ ग्रो ही नहीं करोगे, जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हों, मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूटिलाइज हों विदाउट एनी वेस्ट, वो भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ये सब मिलाकर होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यूज की ऑप्शन में हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम, तो ये 3 अगर होंगे तो कभी भी इनको मार्क मत करना कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस दे दिया और वो 2 दे दिए, मतलब तुम्हें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम, तुम्हें व्हाट टू प्रोड्यूस दे दिया, एक और बाकी वो 2 दे दिए हैं, तो 4 ऑप्शन हो गया है। तो चौथा फिर वो या तो नन ऑफ द अबव होगा या तो ऐसा कुछ देंगे। हाँ, तो क्या है? फिर तो नन, नॉट में तो ये तो सब तो है ही ना सेंट्रल प्रॉब्लम्स। हाँ, मतलब अब अगर उसके अंदर के कंपोनेंट दे देंगे तो प्रॉब्लम तो है ही ना, सेंट्रल प्रॉब्लम तो है ही, मतलब सब पार्ट है लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है। तो ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। अब व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम किससे रिलेट है? कि हमें सिविल गुड्स और वी हैव टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल गुड्स। हाँ, मतलब हमें सिविल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स के बीच में है, ठीक है, कि हम सिविल गुड्स
हाँ, वर्सेस इंडस्ट्रियल गुड्स कर सकते हैं, वॉर टाइम गुड्स करेंगे, वॉर टाइम गुड्स। अगर हम इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर की बात करेंगे। इंडस्ट्रियल का मतलब हो गया कैपिटल गुड्स। हमें हायर एजुकेशन वर्सेस टेक्निकल एजुकेशन, किस पे पैसा ज़्यादा खर्च करना है, कहाँ पे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। बेसिक एजुकेशन वर्सेस प्रोफेशनल एजुकेशन। तो ऐसे करके कोई भी, मतलब ये तो एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह से कोई भी जहां दो हेड्स हों, हमें ये देखना है कि हमें किस पे करना है और कितना कितना करना है। जैसे कि हम ये कहें कि हमें एजुकेशन पे करना है, हेल्थ पे करना है, लेकिन कितना कितना करना है। तो ये डिसीजन हम जब लेते हैं तो ये हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी। फिर हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक, कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेनी है या हमें कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब हो गया कि मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, जबकि कैपिटल इंटेंसिव का हो गया मोर कैपिटल एंड लेस। तो ऐसा नहीं कह सकते कि लेबर ही अच्छा है या कैपिटल ही अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा बेस्ट है वो हमें चूज करना है। तो हमें वो कॉम्बिनेशन लेना है विच गिव्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज उस इकोनॉमी पे। जैसे कि इंडिया में हमें लेबर इंटेंसिव को इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, बट हमको ग्लोबलाइजेशन पे भी रहना है, ग्लोबल लेवल्स पे मीट भी करना है, तो हमें कैपिटल भी रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये होने को तो रिच वर्सेस पुअर है, लेकिन रिच वर्सेस पुअर का कोई लाइन नहीं है, कौन रिच है कौन पुअर है, इसको डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि डिस्पोजल ऑफ नेशनल इनकम इन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो इन चारों में हमारी जो नेशनल इनकम है वो किस तरह डिवाइडेड है, कौन से सेगमेंट के पास ज्यादा जा रही है। यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस इज बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर, किसके पास परचेजिंग पावर है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, वो परचेजिंग पावर को थोड़ा कम देगी इंपॉर्टेंस, लेकिन एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो परचेजिंग पावर को ही मेन इंपॉर्टेंस देगी। तो हमारी जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ तक हमें सोशल वेलफेयर है और यहाँ पे हमें कैपिटल वाला फॉर्मूला लेके चलना है। तो ये तीनों ही जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका जो सोल्यूशन है वो ये है कि सोशल वेलफेयर प्लस मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट प्लस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम अभी जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उन सभी रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूटिलाइज करें कि अभी तो हम प्रेजेंट में यूज करें, लेकिन हम फ्यूचर के लिए भी उसे सेव करके रखें और साथ के साथ ग्रोथ भी करते रहें। तो यहाँ पे हमें ये पता होना जरूरी है कि हमारा ग्रोथ रेट कितना है, तो उसके बेसिस पे तो हम करेंगे। हमारा जो एक्सट्रैक्शन रेट और हमारा जो ग्रोथ रेट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो मैटर करता है। फुलर यूटिलाइजेशन मतलब नो वेस्टेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आए सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीएफ, पीपीसी। ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर वो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पीपीसी। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका, फुल फॉर्म थी ये तो
बनाना है कि जो प्रोडक्ट अगर हम यूज अगर बनते हैं इकोनॉमी में, सारी रिसोर्सेज या तो प्रोडक्ट ए या बी में जाएंगी, तो उनकी प्रोडक्शन कैसे अफेक्ट होगी एक दूसरे के इंक्रीजिंग सर। ये था ना कि टोटल रिसोर्सेज में इकोनॉमी का ऑपरेट कर रही है, कितने यूज कर रही है, मैक्सिमम पोटेंशियल दिखाता था कर्व, और उसके और उसमें फिर जो पॉइंट डालेंगे वो बता देगा कि इकोनॉमी एट प्रेजेंट कहाँ पे है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये कहता है कि जितने भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन अवेलेबल रिसोर्सेज को अगर हम किन्हीं दो गुड्स में यूज करना चाहें, तो उन दो गुड्स में वो क्या बेस्ट कॉम्बिनेशंस होंगे जहां उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। इकोनॉमी वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि क्या इकोनॉमी नहीं माइक्रो है, वो भी आएगा माइक्रो पे ही है। हम पहले ये देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है। तो उस मैक्सिमम पोटेंशियल को हम ऐसे देखते हैं, ये पॉइंट ए और ये बी। तो जो ए पॉइंट है वो ये कहता है कि ऑल रिसोर्सेस अप्लाइड ऑन वाटर इनपुट्स, जबकि बी पॉइंट क्या बता रहा है, अप्लाइड ऑन सिविल गुड्स। अब इसमें जितने भी बीच के पॉइंट्स हैं ये सारे बता रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज फुलर यूटिलाइजेशन पर हैं। तो ये तुम्हारा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बता रहा है, ठीक है ना। ये इसने फुलर यूटिलाइजेशन बता दिया। अब इसके अंदर जो पॉइंट है मान लो सी, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन बता रहा है कि अगर कोई भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि लोग तो अवेलेबल हैं लेकिन रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं लेकिन आप उन्हें यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब इकोनॉमी इज वर्किंग बिलो द पीपीसी, बिलो द पीपीसी। लेकिन अगर मान लो किसी इकोनॉमी में अर्थक्वेक आ गया या पेंडेमिक आया था, तो उसमें बहुत सारे जब हमारे ह्यूमन कैपिटल का लॉस हुआ तो उसमें क्या हुआ, हमारे रिसोर्सेज ही कम हो गए थे। तो हमारा जो पीपीसी है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ, डिक्लाइन इन रिसोर्सेज या तो हुआ, और इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। या हम कहते हैं कि ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलेट हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। तो टेक्नोलॉजी होने से हमारे जो रिसोर्सेज है उनको हम पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे रिसोर्सेज ही कम हो गए। मतलब आपके रिसोर्सेज को आप ऑब्सोलेट हो चुके हैं, खराब हो गए हैं, तो हमारे रिसोर्सेज कम हो गए हैं, हमारी इकोनॉमी नीचे शिफ्ट हो गई है, क्योंकि रिसोर्सेज तो हैं लेकिन आप उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर एक ये वाला पॉइंट है डी, ये अनअटेनेबल है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर हमें डी पे पहुंचना है अगर हमें यहां पहुंचना है तो हमें ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। अगर मान लो हमारी ही कंट्री में अर्बन से रूरल में माइग्रेशन हो रहा है तो वो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन माइग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्री हो रहा है तो वो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है। हमारे पास कैपिटल ज्यादा हो गई, कितना कर ले, अच्छा ठीक है। तो इस तरह से ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है। इन सिचुएशंस को हम कहते हैं शिफ्ट इन पीपीसी, ये शिफ्ट इन पीपीसी है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स on which all the resources are utilized in full and efficient manner। अगर वो inside the PPC है इसे हम कहेंगे below the PPC,
इसे हम कहेंगे ऑन द पीपीसी, इसे हम कहेंगे अबव द पीपीसी। ठीक है, ऐसा उसका क्या कि कोई भी इकोनॉमी कभी भी ऑन पीपीसी नहीं होती? ऑन पीपीसी नहीं होती क्योंकि हमारे पास हमेशा ग्रोथ का तो स्कोप रहता ही है। तो कोई भी इकोनॉमी कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो ऑन द पीपीसी काम करे, क्योंकि या तो उस इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो बिलो द पीपीसी काम कर रही है। ठीक है, और ये तो अनअटेनेबल है ही, तो अबव द पीपीसी तो काम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो अनअटेनेबल है। तो या तो ऑन द पीपीसी है या बिलो द पीपीसी है। ऑन द पीपीसी इज अ वेरी रेयर सिचुएशन जो किसी इकोनॉमी में पॉसिबल है, जनरली नहीं हो सकती है। तो अगर ये स्टेटमेंट है कि कोई भी इकोनॉमी हमेशा पीपीसी के अंडर होती है, तो ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स ही होगा, क्योंकि ऑलवेज नहीं होती। हम ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते, हो सकता है कोई इकोनॉमी कर तो सकती है ना। अगर जनरली लिखते हैं तो ट्रू होगा। जनरली लिख दें तो ट्रू होगा। ठीक है ना। हमारे इसमें assumptions का क्या चलता है? हाँ, बता रही हूँ भी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब जब हम इसकी बात करते हैं कि पीपीसी इस तरह से होगा, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि पीपीसी, तुम देखो शेप क्या है पीपीसी की, कनकेव टू द ओरिजिन। एक तो ये बात है। दूसरा, हम जब पीपीसी की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जो भी हैं वो रिसोर्सेज गिवन है, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी है, तभी हम इसको पढ़ पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तब तो फिर वो अपग्रेड हो गया ना। अगर रिसोर्सेज चेंज हो गए तब तो फिर वो अपग्रेड हो गया ना। अगर ऑब्सोलेट हो गए मतलब डिप्लीशन हो गया या ग्रोथ हो गई, तो इन एनी हाउ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम इस पीपीसी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि टू गुड्स हैं या टू टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, या हम कहेंगे कि रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं है, या हम कहेंगे टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, या हम कहेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो टेक्निक टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है। क्योंकि अगर टेक्निक में चेंज आ गया तब तो फिर हमारे रिसोर्सेज ग्रो कर गए ना। भाई आप अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अब उतने ही आपके जो रिसोर्सेज हैं आप उनको और बेटर यूटिलाइजेशन पे लेके जा रहे हो। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि फुल यूटिलाइजेशन पर है, टेक्नोलॉजी चेंज होते ही अब आप उनको यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी और बढ़ गई ना। टेक्निक जो है, टेक्निक सेम कर रहे हो ना आप। भाई ये कॉम्बिनेशन क्या है, अगर मैं इसको लूं, एक लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव, तो आप इन्हीं की टेक्निक के जो प्रोपोर्शन है उसी को यूज कर रहे हो। अब आपने अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो गिवन है इस समय, जो कैपिटल इंटेंसिव के लिए जो मशीन है उन्हीं को यूज कर रहे हो। अगर कोई एक भी टेक्निक में अपग्रेडेशन होता है तो हमारा जो पीपीसी है वो रोटेट हो जाएगा। मतलब या तो वो ऐसे रोटेट हो जाएगा या वो ऐसे रोटेट हो जाएगा। ये है तो या तो वो ऐसे रोटेट होगा या वो ऐसे रोटेट होगा। अगर कोई एक, मान लो कैपिटल गुड्स है, अगर हमारी लेबर ज्यादा एफिशिएंट हो गई तो हमारी एफिशिएंसी से ये रोटेट हो गया ना, क्योंकि वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, वो बढ़ गई, पॉसिबिलिटीज बढ़ गई ना हमारे पास। तो अगर कोई एक में भी चेंजेस होते हैं तो हमारी रोटेशन हो जाएगी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पीपीसी की बात कर रहे हैं तो हमारा हर चीज हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? अब बात आते हैं वापस इस कॉनकेव पे कि कॉनकेव टू द ओरिजिन क्यों होता है। Increase in one word means decrease in another. बनाओ, ये मेरे को बोर्ड साफ करती हूँ फिर मैं। ये हमारा पीपीसी की शेप है। अगर हम, ये सिविल गुड्स हैं और ये वॉर टाइम, इसका एक एक यूनिट बढ़ाएं, एक एक यूनिट हमने बढ़ाया तो देखो
हमें सिर्फ इसका इतना सा फॉरगो करना पड़ा, ठीक है। फिर हमें और ज्यादा करना पड़ा, फिर हमें और ज्यादा करना पड़ा, फिर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। क्यों ऐसा होता है? अगर हम एक प्रोडक्ट से दूसरे पे शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें उससे कुछ ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, तभी हम शिफ्ट होंगे ना। तो हमारा जो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, MRS, या इसको हम MRTS, क्या बना फुल फॉर्म? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। MRTS। तो अगर हम MRS या MRTS की बात करें तो मार्जिनल वर्ड का मतलब ही होता है वन एडिशनल यूनिट, यानी कि ये वन एडिशनल यूनिट हमें सिविल गुड्स की प्रोड्यूस करने के लिए जितनी बार फॉरगो करना है उतनी बार हम ज्यादा फॉरगो कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो why PPC is concave to origin due to increasing marginal rate of substitution, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं marginal opportunity cost। marginal opportunity cost, opportunity cost मतलब the cost of नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। यानी कि हम फॉरगॉन, यानी कि हम अगर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज कर रहे हैं तो हम जो लूज करेंगे वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब एक मान लो खेत है, वहां पे हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब हम वीट को छोड़ के राइस प्रोड्यूस करेंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस इज द कॉस्ट ऑफ वीट। तो इस तरह से हमने राइस को अगर चूज किया तो हम वीट को फॉरगो कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम किसी एक यूनिट को एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो इसको फॉरगो कर रहे हैं, तो ये भी इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग ही तो हो रहा है, देखो पहले आपने इतना सा फॉरगो किया, क्योंकि हम तभी शिफ्ट होंगे आप जब आपको कुछ बेस्ट मिलेगा, आपको जब बेटर रेट से मिलेगा और ज्यादा अच्छा। तुम अभी 12th के बाद तुम्हें जॉब करने का मन है, तुमने जॉब की, तुम्हें 10,000 की नौकरी मिल गई, यू विल बी सो हैप्पी। 10,000 तो बहुत हैं, कमा रहे हैं। अब वो जो 10,000 है अभी बहुत है, कुछ दिनों बाद तो वो कम पड़ने लग जाएंगे। रैशनल कंज्यूमर अगर है तो कम ही पड़ेंगे। अब आप उस जॉब को जब शिफ्ट करोगे ग्रेजुएशन के बाद तो आपको लगेगा मैं 10,000, या फर्स्ट ईयर के बाद भी कि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप सोचोगे अब मुझे 10 के अगर 12-15 पे मिल रहे हैं तो आई एम सो हैप्पी। तो आपने सपोज 10 से 15 पे शिफ्ट हो गए, 5,000 का हुआ, तो फॉर गेटिंग दैट 15,000 जॉब इज 10,000। अब जब ग्रेजुएशन के बाद जाओगे तो सिर्फ 15 से 20 पे तो नहीं जाओगे, आप क्या सोचोगे अब मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं सिर्फ 20 पे तो नहीं जाऊंगा, अब मुझे 25 मिले 30 मिले तब तो कुछ फायदा है। यानी कि पहले 5 में खुश थे लेकिन अब 10 का तो मिनिमम चाहिए, और 2 साल बाद आपको सिर्फ 10 का या 15 का नहीं चाहिए होगा, आपको 20 का हाइक चाहिए होगा, तभी आप जाओगे। मतलब अगर आपने आज 10 से 15 और 15 से 25 या 30 पे चले गए तो अब आप 30 से 40 पे नहीं जाओगे, आप 30 से 50 पे जाओगे। ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है और यही होना चाहिए। तो अगर हम प्रोड्यूस करने की बात भी कर रहे हैं तो हमें अगर कुछ बेटर नहीं मिल रहा तो हम प्रोड्यूस क्यों करेंगे? देयर इज नो पॉइंट। तो अगर हमारा मोर एफिशिएंट वर्क कर रहा है रिसोर्सेज तभी हम करेंगे, अनलेस एंड अनटिल हम सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे हो। देखो अगर तो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं फिर तो ये सारी कहानियां ही बेकार हैं, क्योंकि सोशल वेलफेयर में हम ये चीजें देखते ही नहीं है। वही वाली बात है कि अगर आप उस वाले मोड में काम कर रहे हो कि दोस्त की कंपनी है, भाई को सपोर्ट करना है, तब तो फिर ये बातें ही मैटर नहीं करती ना, तो आप तो फिर वेलफेयर पे आ गए हो।
लेकिन अगर आप इस पे नहीं आओगे तो यू नीड मोर हाइक। तो वही वाली बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो हमारे पास ड्यू टू ऑल दिस रीजन हम ये कहते हैं कि इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमारा पीपीसी ऑलवेज कनकेव टू ओरिजिन है। नाउ व्हाट एल्स, अगर हम ये कहें कि डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है तो पीपीसी की शेप कैसी होगी? कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी। नहीं करेगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी। कन्वेक्स टू द ओरिजिन में टच कर ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब तुम टच करो, ये भी तो ऐसे, ये वाला, तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट एमआरएस है तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ये, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये सब पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम रैशनल इकोनॉमी की बात करें, रैशनल कंज्यूमर की बात करें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो मतलब ही ये है फॉर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो जब अब तक आपको आगे का बेस्ट नहीं मिलेगा तब तक आप इसको नहीं करोगे। और क्योंकि यहाँ पर ही ये इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो रहा है, इसीलिए इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये सब ऑल्टरनेटिव नेम है, ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस है तो व्हाट टू प्रोड्यूस हो गई, हाउ टू प्रोड्यूस है तो इधर लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव हो गया। अगर हमें फॉर होम टू प्रोड्यूस है तो यहाँ पे रिच एंड पुअर आ गया। तो कोई भी सेंट्रल प्रॉब्लम हम पीपीसी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो पीपीसी में क्या किया हमने कि कनकेव टू ओरिजिन है, रोटेशन है एंड शिफ्ट है। और शिफ्ट ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था, तो शिफ्ट ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे भी शिफ्ट हो, ये भी शिफ्ट ही है, ये भी शिफ्ट में ही आता है, ठीक है। ये भी शिफ्ट है सारा, ऐसा होता है एक की है शिफ्ट हो रहा है ना पूरा रोटे। ये तब होता है जब एक की डिप्लीशन हो जाए टेक्नोलॉजी में और एक में ग्रोथ हो जाए, मतलब बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं। बट वही वाली बात है, क्वेश्चन में पूछ तो कुछ भी सकते हैं, डायग्राम बना के दे दिया और फिर व्हाट दिस डायग्राम इंडिकेट, तो आपको पॉसिबिलिटीज तो सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये बना लो। तो हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स यही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंज्यूमर्स बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व एंड यूटिलिटी।